प्रश्न, सन 1935 के एक्ट की मुख्यतः किन आधारों पर आलोचना की जाती है? उत्तर, सन 1935 के एक्ट की मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। 1. विचित्र तथा दोषपूर्ण संघ, पेक्यूलियर एंड डिफेक्टिव फेडरेशन। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह था कि इस एक्ट द्वारा एक दोषपूर्ण अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। इस संघीय व्यवस्था की सबसे पहली त्रुटि यह थी कि उसमें सम्मिलित होने वाली इकाइयां क्षेत्र, महत्व तथा स्वरूप में एक दूसरे से काफी भिन्न थीं। एक ओर तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, जिनमें उत्तरदायी लोकतंत्रात्मक शासन का काफी विकास हो चुका था, और दूसरी ओर देशी रियासतें थीं, जिनमें राजाओं का स्वेच्छाचारी शासन था और नागरिकों को कोई स्वतंत्रता तथा अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न इकाइयों से स्थापित संघ का भारतीय संवैधानिक विकास में बाधक होना स्वाभाविक था। प्रोफेसर एन एस प्रदर्शनी ने लिखा है कि अखिल भारतीय संघ एक विचित्र संवैधानिक गठबंधन था, जिसमें शीघ्रता से स्वायत्त शासन की ओर बढ़ने वाले लोगों और अपनी प्रजा से सच्ची राज्य भक्ति की आशा करने वाले राजाओं के प्रतिनिधियों को एकत्र करने का प्रयत्न किया था। दूसरे, ब्रिटिश प्रांतों के लिए इस संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था, जबकि देशी रियासतों का सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। तीसरे, देशी रियासतों की जनता को संघ में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि संघ में रियासतों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति वहां के शासकों द्वारा ही की जानी थी। चौथे, गवर्नर जनरल को संघ में काफी स्वेच्छाचारी शक्तियां दी गई थीं। पांचवें, संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयों की संख्या इतनी अधिक थी कि संसद में किसी संघ में उपलब्ध नहीं थी। छठे, संघ की इकाइयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। 2. प्रांतीय स्वशासन प्रपंच, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑफ आस। इस एक्ट द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वशासन एक प्रपंच मात्र था। स्वशासन की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता तथा आंतरिक क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार का इसमें अभाव था। प्रांतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल को इतनी स्वेच्छाचारी शक्तियां प्राप्त थीं कि ये आसानी से स्वशासन का गला घोट सकते थे। प्रांतीय विधानमंडल को कुछ अधिकार दिए गए थे, परंतु अंतिम शक्ति गवर्नर के पास थी। गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल के किसी भी प्रस्ताव को यह कहकर रद्द कर सकता था कि यह प्रस्ताव उसकी जिम्मेदारियों के प्रतिकूल है। गवर्नर और गवर्नर जनरल प्रांतीय मंत्रियों के अधीन था, परंतु प्रांत में शांति की स्थापना करना गवर्नर की जिम्मेदारी थी, जिसका बहाना लेकर गवर्नर कांग्रेसी आंदोलनों को कुचल सकता था और मंत्रियों के किसी भी कार्य को रद्द कर सकता था। 3. अधिराज्य का न दिया जाना, रिफ्यूजल टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस। सन 1935 के एक्ट की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इस एक्ट ने भारतीयों को अधिराज्य नहीं दिया। भारतीय बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि उन्हें इस एक्ट द्वारा अधिराज्य मिल जाएगा, परंतु इस एक्ट में तो इस बात का भी वर्णन नहीं किया गया कि अधिराज्य की स्थापना कितने समय में की जाएगी। अतः भारतीयों का इस एक्ट की आलोचना करना स्वाभाविक था। 4. संविधान के विकास की व्यवस्था का अभाव, नो प्रोविजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट से भारतीयों को इसलिए भी निराशा हुई, क्योंकि इसमें संविधान के विकास की सही व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत के संविधान की प्रगति पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद पर निर्भर करती थी और इसमें भारतीयों की कोई इच्छा नहीं थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी स्वीकार किया था कि इस एक्ट में भारत की राजनीतिक प्रगति के कार्य की कोई समय सारिणी नहीं है। The act had no work timetable of the political progress in India. इसलिए भारतीय इस संविधान को अस्थायी समझकर इससे वह लाभ न उठा सके जो एक स्थायी संविधान से उठाए जा सकते हैं। 5. गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्वेच्छाचारिता, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स। इस एक्ट की आलोचना का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसमें गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को बहुत सी स्वेच्छाचारी शक्तियां दी गई थीं। वैसे तो गवर्नर प्रांतीय शासन में एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में था, परंतु उसकी स्वेच्छाचारी शक्तियां इतनी अधिक थीं कि वह उनका प्रयोग करके प्रांत का वास्तविक शासक बन सकता था। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर की इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता था। केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के अधिकार तो बढ़ा दिए गए, परंतु दूसरी ओर गवर्नर जनरल और गवर्नरों को इतनी स्वेच्छाचारी शक्तियां दे दी गई कि वे अपनी जिम्मेदारियों के नाम पर इनके किसी भी बिल को रद्द कर सकते थे। इसने केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों को आर्थिक मामलों में थोड़ी बहुत शक्तियां तो दी, परंतु बजट पर वास्तविक नियंत्रण अब भी गवर्नर जनरल और गवर्नर का ही था। शांति और सुरक्षा, धार्मिक मामलों, अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा आदि के कार्य गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों में आते थे और इनके लिए उसे बहुत शक्तियां प्राप्त थीं, जिनका प्रयोग करके प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त किया जा सकता था। 6.
सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। यद्यपि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारतीय हित में नहीं थी और इसकी पहले ही काफी आलोचना की जा रही थी, परंतु फिर भी इस एक्ट ने न केवल इसको पहले रूप में ही कायम रखा बल्कि इसका और विस्तार किया। मुसलमानों व सिखों के अतिरिक्त ईसाइयों, इंडियनों, श्रमिकों, स्त्रियों, जमींदारों, उद्योगपतियों, वाणिज्य तथा विश्वविद्यालयों को भी अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार दिया गया। श्रमिकों आदि ने तो इस अधिकार की मांग ही नहीं की थी। हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु गांधीजी के प्रयत्नों के कारण अंग्रेज अपने इस उद्देश्य में सफल न हो सके। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार इसलिए किया था ताकि भारतीयों को विभाजित करके आसानी से अपने शासन को कायम रखा जा सके। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार से भारतीय एकता को भारी धक्का लगा और अंत में भारत का विभाजन भी इसी प्रणाली का फल था। 7. आत्मनिर्णय के अधिकार का न दिया जाना, रिफ्यूजल टू ग्रांट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस एक्ट द्वारा भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट में ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पर जोर दिया गया था। सन 1935 के एक्ट में भारतीय विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकते थे और न ही कोई ऐसा कानून पास कर सकते थे जो सन 1935 के एक्ट के विरुद्ध हो। इस एक्ट में संशोधन केवल ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी। यह ऐसा संविधान था जिसकी आलोचना करना स्वाभाविक था। यह संविधान भारतीयों पर थोपा गया था। 8. बर्मा को भारत से अलग करना, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। सन 1935 के एक्ट से पूर्व बर्मा भारत का भाग था, परंतु इस एक्ट ने बर्मा को अलग कर दिया। बर्मा को भारत से अलग भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए किया गया था। 9. संरक्षण और सुरक्षा, रिजर्वेशंस एंड सेफगार्ड्स। इस एक्ट में अल्पसंख्यकों की सुरक्षाओं का वर्णन किया गया और इनके द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए। अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नर के मुख की ओर देखने लगे और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार को प्रगतिशील तत्वों के विरुद्ध सहयोग देने लग गए। ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों के नाम पर भारत की प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाने आरंभ कर दिए। इन्हीं सब लिखित दोषों के कारण 1935 का एक्ट भारतीयों को संतुष्ट न कर सका और भारतीयों ने इस एक्ट को निराशाजनक और प्रतिगामी कहकर इसकी कड़ी आलोचना की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.